हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का आज की हमारी क्लास में। अच्छा, ये हमारी क्लास 6 की चल रही है ना, और होपफुली सभी बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं और सभी बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ मतलब डर में बैठे हुए अरे एग्जाम आ रहे हैं एग्जाम आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। ओके, अगर हो रहा है तो आप मुझसे बेझिझक, है ना, हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज भारती, जिन्हें आप बीएन मैम भी कह सकते हैं। बार बार बताती रहती हूँ ना, बोरिंग चीज एक ही चीज बार बार की मैम खुद को इंट्रोड्यूस करती रहती हैं बस। ठीक है, कोई बात नहीं। सो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद पहले तो डाउनलोड करना पड़ेगा, उसी के बाद तो ज्वाइन करोगे ना। सत्य शिक्षा 6, 7, 8 ये आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, ग्रुप पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, जहां आपका मन करे वहां पूछ सकते हैं, लेकिन पूछना है। ठीक है, बैठना नहीं है। ओके, सो आवर चैप्टर फॉर टुडे इज चैप्टर नंबर 3, मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, फुल चैप्टर हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, कुछ छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही मजेदार लेसन है, बहुत ही अच्छा लेसन है, पढ़ेंगे तो मजा आने वाला है। बहुत अच्छी और नई चीजें हमें यहाँ, नई तो नहीं बोलूंगी बट अच्छी चीजें आपको यहाँ पता चलने वाली हैं। ठीक है, हर चीज को प्रैक्टिकली करके देखेंगे, पॉसिबल जितना हो सके। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का लेसन। ओके, तो सबसे पहले लेसन शुरू करने से पहले अर्थ की बात करते हैं, राइट। जो अर्थ है, तो अर्थ हमारी, वापस से घुमा लेती हूँ, पढ़ना नहीं है अभी। ओके, तो जो अर्थ है हम सभी जानते हैं, एक सिर्फ इकलौता प्लैनेट है वो ऐसा जिसमें जीवन संभव है, लाइफ पॉसिबल है ना। और यहाँ पर हर तरह के जानवर, पेड़ पौधे, इंसान, है ना, और भी जीव जंतु, छोटे छोटे बड़े बड़े, जितने बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सब यहाँ पर अवेलेबल हैं, है ना, इंक्लूडिंग हम। तो मैं बार बार एक ही चीज बोलती हूँ जब भी मैं कुछ अर्थ से रिलेटेड बातें करती हूँ, वो ये कि इस धरती पर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेनिफिशियल है, सब कुछ बढ़िया है, सिर्फ एक प्रजाति को छोड़ के। और प्रजाति कौन है? वो प्रजाति यानी स्पीशीज है हम लोग, यानी इंसान, यानी कि ह्यूमन बीइंग, है ना, जो हर कदम पे हर कोशिश करते हैं कि धरती को किस तरीके से खराब कर दिया जाए, वो पूरी कोशिश रहती है हमारी, है ना। खराब कर दिया जाएगा मतलब ये नहीं है, एक्चुअली हम डेवलपमेंट करने जाते हैं, है ना। विकास के नाम पे हम बहुत नुकसान पहुंचाते हैं हमारी प्रकृति को, हमारे पेड़ पौधों को, जंगलों को, नदियों को, जानवरों को, जिनसे हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है ये चल रहा है ना। यही सब चीजें हैं जो इस धरती को मेंटेन किए हुए है। और हम ऐसा एलिमेंट है जो इस धरती की जो बैलेंस चीजें हैं उस सबको गड़बड़ा रहे हैं, सबको खराब कर रहे हैं। और इसमें पूरा 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 हमारा ही हाथ है ना। पर हम एक साइड पे कोशिश कर रहे हैं कि चलो चीजें ठीक की जाए, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं जितनी करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम 90% नुकसान करते हैं तो हम उसका सिर्फ 20% ही उसको कंपनसेट कर पाते हैं, 50-40% भी नहीं जाता हमारा। तो अर्थ को रिप्लेनिश होने में टाइम लगता है, अर्थ की चीजें खराब हो रही हैं, हर चीज गड़बड़ा रही है ना। खैर, ये तो एक अलग चीज थी, है ना। अब हम मोशन ऑफ द अर्थ की यहाँ बात करें, यानी कि अर्थ का मोशन, यानी कि अर्थ किस तरीके से घूमती है ना। जो धरती है उसकी चाल किस तरह की है, कितना दूर रहती है, कितना पास रहती है, कौन सा हिस्सा कितनी धूप लेता है, कितनी नहीं लेता है, कहाँ ज्यादा गर्मी, कहाँ कम गर्मी, है ना। कहाँ पर दिन बहुत ठंडे होते हैं, कब रातें लंबी होती हैं, कब दिन लंबे होते हैं, कब रातें छोटी और दिन छोटे होते हैं। ये सारी चीजें आज हम इस लेसन में जानने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही, मुझे तो मतलब पर्सनली ये अर्थ से रिलेटेड चीजें बहुत पसंद है। ठीक है, बड़ा मजा आता है मुझे इनको जानने में, है ना। और भी ज्यादा चीजें पता चल रहा है तो और भी ज्यादा मजा आता है, तो ज्ञान बढ़ जाता है ना। फिर लगता है कि अरे ये पढ़ा है, ये जाना है, बच्चों को बताना है। ठीक है, तो चलिए भाई, तो अर्थ का जो मोशन है, ठीक है, वो दो तरीके का होता है, 2 टाइप ऑफ मोशन है, जिसको रोटेशन बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, रोटेशन मतलब अपने ही एक्सिस पे घूमना। जैसे मैं घूम के दिखाऊंगी, ध्यान से देखना कि मैं एक जगह पर खड़ी हूं, मैं खड़ी हूं और ये मैं इस तरीके से घूमी, तो जहां पर मैं खड़ी हूं मैं उसी जगह पर घूमी। सो दिस इज कॉल्ड क्या? रोटेशन, कि मैंने अपने ही एक्सिस पे खड़े होकर चक्कर लगाया। ठीक है, अब अर्थ का
ये अर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस है, दिखाई दे रहा हो तो सभी को, है ना। अब अर्थ इसी पे घूमती रहती है, ठीक है। और ये तो पता है ना अर्थ कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, है ना, ऐसे घूमती है, समझ रहे हो, पश्चिम से पूर्वी दिशा में घूमती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब कि मान लो ये मेरे पास पेन है, ठीक है, ये पेन को मैंने ऐसे पकड़ा और अब मैं इस पेन को सेंटर मान के इसके चारों तरफ घूमने वाली हूं, यानी कि ये जो पेन है, देख रहे हो, पेन एक ही जगह पर है लेकिन चक्कर किसने लगाया, मैंने। तो मैंने जो चक्कर लगाया उसको क्या कहा मैंने, रेवोल्यूशन। यानी कि जब धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको क्या कहा जाता है, रेवोल्यूशन कहा जाता है। यानी कि ये इस भाग में घूमेगी, इस भाग में चक्कर लगाएगी। ये शेप है किसकी, हमारी धरती के चक्कर लगाने की, ठीक है, घूमने की। अब इस समय में जब ये अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमती है क्या होता है, इस समय में दिन और रात भी बनते हैं, ठीक है। वैसे दिन और रात की प्रक्रिया, जो डे एंड नाइट प्रोसीजर है वो तो ये वाला है, ठीक है, ये डे एंड नाइट प्रोसीजर है। लेकिन जब सीजन्स बदलते हैं वो ये है, चेंज इन सीजन, ठीक है। वो कहाँ होते हैं, जब रेवोल्यूशन लिया जाता है, जब रेवोल्यूशन किया जाता है बाय दी अर्थ, तब मौसम बदलते हैं। समझ आ रहे हैं सभी को ना डिफरेंस। जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, वापस घूम जाती हूँ, दोबारा नहीं घूम पाऊंगी, तो उसमें डे और नाइट चेंज होते हैं। जब अर्थ किसी को सेंटर मानकर उसके चारों तरफ घूमती है तो उसको रेवोल्यूशन मानते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ क्या है, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अगर हम किताबी भाषा में बात करें तो जो अर्थ है जब वो अपने एक्सिस पर घूमती है तो उसको रोटेशन कहा जाता है, ठीक है। घूर्णन विधि, आई थिंक घूर्णन ही कहा जाता है ना उसको, और इसका क्या बोलते हैं, परिक्रमा। हाँ, तो अगर रोटेशन की बात करूं तो ये है घूर्णन हिंदी, और रेवोल्यूशन की बात करूं तो भाई ये है परिक्रमा। परिक्रमा लगाते हैं ना हम, पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाते हैं, केले के पेड़ की परिक्रमा मम्मियां लगाती हैं जब पूजा करती हैं, तुलसी की परिक्रमा हम लोग करते हैं। तो परिक्रमा यानी कि उस पौधे को बीच में रख देना और उसके चारों तरफ घूमना। तो ये बीच में क्या है हमारा सूरज, और उसके चारों तरफ कौन घूम रही है, हमारी धरती, ठीक है, समझ रहे हो सभी। चलो, अंडरस्टूड, आगे चलते हैं भाई। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन। ये हम पढ़ चुके हैं, पीछे में पढ़ लिया ना हम लोगों ने, है ना, समझ आ रहा है ना सभी को। परिक्रमा जब लगाती है ना, एक फिक्स्ड पाथ में, फिक्स्ड पाथ क्या है, फिक्स्ड पाथ ये है, ये वाला, ये इसी एरिया में घूमेगी, ठीक है। और ये बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता, ये ओवल शेप में होता है, जो शेप मैंने यहाँ बनाई है। हमें हर चीज गोल दिखाई देती है, सूरज गोल है, धरती गोल है, सारे प्लैनेट्स गोल हैं, इनका ऑर्बिटिंग पाथ गोल है, नहीं, ओवल शेप में चलता है, ठीक है। ओवल शेप मतलब अंडाकार आकृति में ये चलता है। ऑर्बिटल प्लेन, एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। मतलब ऑर्बिटल प्लेन यानी कि देखो जो हमारी धरती है, अब पहले ये वाली इमेज देखने की कोशिश करो। ये वाली जो इमेज मैंने बनाई है, ये दिख रहा है, ये अर्थ है, और ये मैंने एक यहाँ पे क्या डाला है, एक लाइन क्रिएट की है, स्लांट लाइन क्रिएट की है। ये लाइन मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि हमारी धरती ऐसे नहीं है, हमारी धरती ऐसे है, या ऐसे है, जैसे भी बोल दो, दोनों साइड से हो जाती है। हल्की सी टिल्ट है, कितनी टिल्ट है, 5 डिग्री, कितनी टिल्ट है, 5 डिग्री टिल्ट है, ठीक है। और जब यहाँ पे ये टिल्ट होती है, अगर मैं इसे नापूं तो ये 23.5 डिग्री, नहीं ये गलत लिखा मैंने,
23.5 डिग्री टिल्टेड है ये, ठीक है। दोनों तरीकों से मैंने बताया, 5 डिग्री टिल्टेड है और 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है। समझ आ गया यहाँ पे ना। तो इसी को क्या कहा है हमने यहाँ पे, ऑर्बिटल प्लेन, यानी कि एक्सिस ऑफ द अर्थ, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। ये जो लाइन है ना जो मैंने ड्रॉ की थी, ये एक इमेजिनरी लाइन है। हमने माना कि अर्थ इस लाइन में ऐसे स्लांट में ये खड़ी होती है, आई मीन जो भी इसकी शेप है उस तरीके से लेटी होती है। मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। द प्लेन फाउंड बाय द ऑर्बिट नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। अब ये देखिए, ये वाली इमेज देखिए, यहाँ पे ये हमारी धरती है, ठीक है। एक व्हाइट लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुई है, एक पिंक लाइन यहाँ पर ड्रॉ हुई है। सभी को दिखाई दे रही है? पिंक लाइन में थोड़ी ज्यादा डार्क कर देती हूँ, आपको ज्यादा विजिबल रहेगी, ठीक है। दिखाई दे रही है ना सभी को? फिर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुई है, कैसी? एक तो सीधी लाइन, अरे, और एक लेटी हुई लाइन, ठीक है, जिसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जो वर्टिकल लाइन है ये वाली, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये ऑर्बिटल प्लेन, यानी कि जो लाइन हॉरिजॉन्टल शेप में है इसको ऑर्बिटल प्लेन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सीधी लाइन इसको कट कर रही है, कितने डिग्री एंगल पे? 90 डिग्री एंगल पे। हमें पता है ना, जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को इस शेप में काटती हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल या कोण बनाती है ना। इतना तो पढ़ा ही है हम लोगों ने, ठीक है। अभी जो लाल वाली लाइन आप देख रहे हो, ये लाल वाली लाइन, ये जो अर्थ एक्सिस, जिसे हमने कहा यहाँ पर इमेजिनरी लाइन, क्या कहा हमने? इमेजिनरी लाइन, हमने इमेजिन किया हुआ है। तो अर्थ हमारी इसी टिल्ट पे चलती है और ये कितना है? 23.5 डिग्री, ठीक है। समझ गए? तो अर्थ इसी के थ्रू चलती है। अगर हमेशा अर्थ सीधी रही, अगर अर्थ हमेशा सीधी रही तो यहां पर कोई भी मौसम नहीं होगा, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, बीच का एरिया, जिसमें इक्वेटर जिसे हम कहते हैं, है ना, मैं यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करती हूं, ध्यान से देखना। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये 0 डिग्री जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। समझ आ गया? अब यहाँ पे जरा नक्शा बनाने की कोशिश करूंगी, ध्यान से देखना। कुछ इसी तरीके का नक्शा है ना। ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, रशिया, यूरोप, अफ्रीका, भारत, ये द्वीप, ये क्या दिल क्या बना दिया मैंने, किसका? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। अच्छा, अब मान लो ये अर्थ हमारी क्या है? सीधी है, ये टिल्ट नहीं है, ठीक है। क्या है? ये सीधी है। सूरज भी सीधा है। अब इसकी रोशनी पड़ रही है, इसकी रोशनी पड़ेगी ऐसे, इस शेप में पड़ेगी, और डायरेक्ट कहां पड़ रही है? ये वाली डायरेक्ट पड़ रही है, ठीक है। ये जो मैंने डबल लाइन बनाई है ये डायरेक्ट पड़ रही है, और ये हमेशा इस पे पड़ती रहेगी अगर ये टिल्ट नहीं होगी। ये सीधी है, ये घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, और हमेशा सारी धूप सिर्फ इन्हीं एरिया में मिल रही है। बाकी जो इलाके हैं ये हमेशा ठंडे रहेंगे, बर्फीले रहेंगे। तो इससे क्या होगा? क्या होगा इससे? इससे जो बर्फीले इलाके हैं वो तो ठंडे हो गए, और भी ज्यादा ठंडे हो गए, और जहां पे धूप है वहां हमेशा धूप रहेगी, तो यहाँ पर ना बारिश होगी। तो मतलब जो दिक्कतें हैं वो बहुत ज्यादा आ जाएगी, लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे। इतनी गर्मी में क्या लोग रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो इसीलिए अर्थ का टिल्ट होना जरूरी है, ताकि हर एरिया, हर इलाका
बराबर अमाउंट में धूप ले सके। अब ये जो वाली जो धूप जा रही है तो टिल्टेड धूप है ना, क्या जो टिल्टेड धूप पड़ती है क्या उसकी क्या बोलते हैं, जो उसकी गर्मी है वो हमें मिल पाती है? बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है ना। तो जरूरी क्या है कि जो अर्थ है वो टिल्टेड रहे, और अगर टिल्टेड रहेगी तो क्या रहेगा, हमारे पास हर इलाके में धरती के हर भाग को प्रॉपर अमाउंट में धूप मिलेगी और वहां पर लाइफ सस्टेन कर पाएगी। ठीक है, टिल्ट ऑफ एक्सिस, ये टिल्ट ऑफ एक्सिस है, देख रहे हो ना, ये धूप पड़ रही है, दिखाई दे रहा है ना सभी को, कितना क्लियर है कि अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66 एंड 5 डिग्री एंड इट्स ऑर्बिटल प्लेन है ना, ये ऑर्बिटल प्लेन है। वापस से लिख देती हूं ताकि याद रहे। ठीक है, ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है। द अदर हैंड जो अर्थ का एक्सिस है ये टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे ऑन द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो देखो ये परपेंडिकुलर है ना, ये मेरा ऑर्बिटल प्लेन है, ये इसमें परपेंडिकुलर पड़ रही है, यानी 90 डिग्री का क्या बना रही है, एंगल बना रही है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये अर्थ घूम रही है कहाँ पे, इस साइड पे, ये एरो यहां से यहां आ रहे हैं ना, तो यानी कि ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, यानी कि पश्चिम से पूर्वी दिशा की तरफ धरती इस तरीके से घूमती है। ठीक है, किस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है, ये एरो यहाँ की तरफ आ रहा है। और देखो धूप, अभी ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऊपर है ना, कुछ दिनों बाद नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऐसे नीचे हो जाएगा और सदर्न हेमिस्फेयर यहाँ ऊपर हो जाएगा। तो अभी इस इलाके को, साउथ वाले इलाके को धूप ज्यादा मिल रही है ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समर चल रहे हैं, समर यानी कि गर्मी चल रही है। ठीक है, अब ऊपर धूप मिल रही है, जो धूप है वो सीधी तरीके से तो नहीं जा रही है, तो यहाँ पर क्या चल रहे हैं, यहाँ पर विंटर चल रहे हैं, यानी कि सर्दियां। समझ आ गया सभी को ये चीज है ना। जो भाग धरती का वो पार्ट जो उससे दूर रहता है, ठीक है, ये इससे दूर है, तो वहां पर विंटर्स होते हैं। जो हिस्सा सन के पास होता है वहां पर समर्स चलते हैं, यानी कि गर्मियां चलती हैं। ये चीज सभी बच्चों को समझ आ गई है मेरे ख्याल से, है ना। ठीक है, द सर्कल डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट टू द ग्लोब एंड इट्स कॉल्ड द सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन मतलब ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा देखो, आधा दिख पा रहा है सभी को, है ना। अगर आपको दिख रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा जगमगा रहा है और ये वाले हिस्से पे क्या है, अंधेरा है। ठीक है, ओके। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अर्थ का पार्ट जो सन की तरफ होता है वो सन रेज रिसीव करता है और वहां पर हर चीज इल्यूमिनेट होती है, यानी कि जगमगाती है। और जो हिस्सा अर्थ से दूर होता है ना, तो वहां पर इल्यूमिनेशन नहीं होता, वहां डार्क होता है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहेंगे हम, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, यानी कि सोलर डे भी बोल सकते हैं, सोलर डे। ठीक है, क्या बोला इसको, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब जगमगाना, और ये क्या है, सर्कल ऑफ डार्क, यानी कि यहाँ पे अंधेरा है। दूसरी भाषा में मैं कहूं तो यहाँ पर दिन है, अरे यहाँ पर दिन है और यहाँ पर रात है ना। समझ आ रहे हैं ना सभी को। चलिए आगे चलते हैं। ओके, द अर्थ टेक्स कितने टाइम, 24 घंटे टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। ये हमें पता है ना कि जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है ना, अपने एक्सिस पे घूमती है तो उसको 24 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, और वो 24 घंटों का क्या होता है, एक दिन होता है, यानी कि 1 डे। ठीक है, अच्छा, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे, मींस डेली मोशन ऑफ द अर्थ, है ना। जब वो एक दिन जब घूमती है, रोटेशन करती है, जिसे हम 24 घंटे या एक दिन में नापते हैं, तो इस 1 डे को कंसिडर किया जाता है एज अर्थ डे। क्या बोलते हैं हम इसको, अर्थ डे बोलते हैं। ठीक है, समझ आया यहाँ पे। द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड 1 ईयर। अब रेवोल्यूशन हमने पढ़ा अभी, है ना, कि अर्थ जब सन को सेंटर मान के उसके चारों ओर परिक्रमा लगाती है, क्या लगाती है,
रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमा, है ना, ये रहा रेवोल्यूशन। जब परिक्रमा लगाती है तो उसको कितना समय लगता है? 365 या 366 डेज। यानी कि हम इन डेज को कंसिडर करते हैं एज क्या? 1 ईयर। समझ रहे हैं सभी बच्चे ना इस चीज को? ये बहुत छोटी छोटी चीजें हमें पता है ना? ठीक है, अब ये देखो, ये घूम रही है। अच्छा, अर्थ कैसे घूमती है ये जानना बड़ा जरूरी है। वो अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, फिर वो अपने, मान लो ये मेरा सेंटर है, दिखाई दे रहा है सभी को, ये मेरा सेंटर है, ठीक है। इधर दिखाती हूँ, नहीं ये वाला अंधेरा हो गया, इधर ये मेरा सेंटर है, ठीक है, ये अर्थ है, ओके, ये अर्थ है, दिखाई दे रहा है सभी को। अब ये अर्थ जो कि अपने एक्सिस पे घूम रही है और ये इसको इसके चारों चक्कर भी लगाने, ठीक है, तो ये ऐसे 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 ये चक्कर लगाती रहेगी, ठीक है, यहां से आ गई, ये लगाती रहेगी, यानी कि अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और अर्थ के, सन के चारों तरफ भी घूम रही है, यानी कि ऐसे भी चक्कर लगाया और ऐसे भी चक्कर लगाया। समझ आया सभी को? अपने एक्सिस पे नहीं घूमेगी तो दिन और रात नहीं होंगे, चक्कर नहीं लगाएगी तो सीजन नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब इसका दोनों ही सूरत में घूमना बहुत जरूरी है, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ घूमता है हमारा चंदा मामा, जो कि अर्थ के चक्कर लगाता है ना। और ये अर्थ के चक्कर कितने दिन में लगाता है? बताओ बताओ, ये आपका सवाल है, ये आपका होमवर्क है कि हाउ मच टाइम डज मून टेक टू रेवोल्यूट अर्थ, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, 1 ईयर हैज 365 एंड हाफ 1/4 डे, 1/4 डे। अच्छा, ये एक चीज इंटरेस्टिंग है कि 1/4 डे बचा यहाँ पे, यानी कि जो धरती है वो एक साल कंप्लीट करने में 365 दिन और 6 घंटे फालतू लेती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कि लीप ईयर, जानते हो सभी लीप ईयर? लीप ईयर यानी कि जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं, 29 फेब जब आती है उसको लीप ईयर कहा जाता है। और क्या आपको ये भी पता है कि जो लीप ईयर है वो आता है, कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर, हर 4 साल बाद आता है। क्या ये पता है हम लोगों को? हर 4 साल बाद आता है, ठीक है। अच्छा, अब हर 4 साल में 6 घंटे अर्थ फालतू घूम रही है, फालतू चक्कर लगा रही है। तो ये जो मतलब 6 घंटे हैं, ये जो 6 घंटे हैं 4 साल कलेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि 6 घंटे गुणा 4, 4 साल घूम रहा है ना। 6 का टेबल सभी को आता है कितना? 6 4 जा 24, यानी कि 6 चौक 24। तो हमारा एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का, है ना। कितने का होता है? 24 घंटे का होता है ना। इसका मतलब ये जो 6 घंटे हमारे 4 साल इकट्ठे हुए, ये 4 साल, ये 24 घंटे हमने कहाँ ऐड कर दिए? फरवरी को दे देगी भाई चल तू एक दिन ले ले, क्योंकि हमारे 6 घंटे हर साल इकट्ठे होते हैं। इसीलिए हर 4 साल बाद फरवरी में 29th डे ऐड किया जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। समझ आ रहा है सभी को? बहुत क्लियर कंसेप्ट है। आपस में आप लोग भी पूछते होंगे अच्छा बता चल लीप ईयर क्यों होता है? लीप ईयर तो चलो पता है, हम बोल देंगे कि 4 साल बाद जो 29th मतलब एक दिन ऐड किया जाता है फरवरी में, उसको लीप ईयर बोलते हैं। लेकिन लीप ईयर आता कैसे है ये बताओ, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। तो उस सवाल का जवाब ये है कि धरती हर साल 6 घंटे फालतू घूमती है। जब वो 6 घंटे 4 बार यानी कि 4 साल में इकट्ठे होते हैं तो वो 24 घंटे बनाते हैं और फिर वो एक दिन हम लोग फरवरी में ऐड कर देते हैं, इसीलिए उसमें 29th डे होते हैं और उसको लीप ईयर कहा जाता है, ठीक है। और तीसरी बात, जो लीप ईयर है वो हमेशा इवन ईयर में पड़ता है, इवन ईयर में, ऑड ईयर में नहीं पड़ता, ठीक है। अभी लीप ईयर पिछला कब आया था? 2020 में, 2020 में आया था।
ठीक है, यानी कि जो अगला लीप ईयर है अब वो कब आएगा, 4 साल बाद, यानी कि 2024 में, यानी कि अगले साल लीप ईयर होगा। ठीक है, हमेशा किस में आता है, ये इवन नंबर में आता है। ठीक है भाई, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। द पोर्शन अंडर सनलाइट वुड हैव बीन टू हॉट, जो भी पोर्शन सनलाइट के एरिया में होता है, ये पोर्शन सनलाइट के उसमें है ना। ठीक है, मैं ड्रॉ ही कर देती हूँ यहाँ पे, ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सभी को। इसकी रोशनी जा रही है इस तरीके से, तो ये वाला जो हिस्सा है ये ज्यादा क्या ले रहा है, ये ज्यादा धूप ले रहा है ना, इतना हिस्सा ज्यादा धूप लेता है, और ये वाला थोड़ी सी कम धूप लेता है। ठीक है, तो जो हिस्सा ज्यादा धूप लेता है वो ज्यादा गर्म होता है, क्या होता है, हॉट, जिसको हम कौन सा जोन बोलते हैं, कौन सा जोन बोलते हैं, इसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं। ठीक है, कौन सा जोन कहा जाता है इसको, टॉरिड जोन कहा जाता है। बट ऑन द अदर हैंड पोर्शन ऑफ डार्क वुड हैव बीन फ्रीजिंग कोल्ड। अब जो हिस्सा डार्क में है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो कि डार्क में है, दिखाई दे रहा है सभी को, नहीं ये मैंने उल्टा कर दिया, रुको रुको भाई, ये वाला हिस्सा तो उजाले में है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा डार्क है। तो ये क्या हुआ, ये तो डे हुआ, और ये क्या हुआ, ये नाइट हुआ। तो जहां नाइट होगी, जहां सनरेज हमारे पास नहीं पहुंचेंगी, वो हिस्सा क्या होगा, वो ठंडा होगा, है ना, क्या होगा, कोल्ड, और कई जगह चिली कोल्ड, है ना, फ्रीजिंग टाइप होगा, और ये बहुत ज्यादा हॉट होगा। ठीक है, डे यानी कि हॉट। ठीक है, समझ गए ये चीज सभी बच्चे। चलिए फिर पेरिहेलियन किसे कहते हैं, पेरिहेलियन द पॉइंट एट विच द प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन इज कॉल्ड द पेरिहेलियन। तो पेरिहेलियन एक कॉन्सेप्ट है, मैं वापस से यहाँ पर एक ये इमेज लेना चाहती हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑर्बिटल प्लेन है, ये सन है, ये रेवोल्यूशनरी एरिया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, नियरेस्ट टू दी सन, नियरेस्ट यानी कि सबसे पास। ठीक है, यानी कि जब अर्थ सूरज के सबसे ज्यादा पास होती है, यानी कि यहां पर, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पेरिहेलियन। ठीक है, क्या कहा जाता है, पेरिहेलियन। ये टर्म्स है, इनको याद रखना, समझना हमेशा। फिर दूसरा आता है एपिहेलियन। ठीक है, यानी कि जब धरती सन से दूर होती है, फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एपिहेलियन। सन से दूर होती है तो इसको क्या कहा जाता है, एपिहेलियन कहा जाता है। समझ आया। देखो इस वाले में देखो धरती यहाँ पास है, इस वाले में देखो धरती यहाँ दूर है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एपिहेलियन। ठीक है, देन अच्छा ये सब तो चलता रहता है कि पता चल गया कि दिन और रात हो गए हैं, है ना, मौसम बदल गया है, मौसम बदलने के बाद ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब एक वो भी था ना कि क्या होता है, एक टाइम आता है जब मम्मी कहती है अरे बच्चे आज दिन और रात बराबर हैं, है ना, या आज दिन बहुत बड़ा है या रात बहुत बड़ी है। तो अभी हम उसमें से एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड, इसमें देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है, जो डायरेक्ट रेज होती है सन, वो इक्वेटर पे पड़ती हैं। ठीक है, कौन सी डेट है, कौन सी तारीख है, 21 मार्च और 23 सितंबर। Neither the pole of the listed towards the sun, tilted towards the sun, so the whole earth experience the equal days and equal night, and this is called the equinox. जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसको इक्विनॉक्स कहा जाता है।
और ये दिन और रात साल में 2 बार बराबर होते हैं, पहला 21 मार्च को, दूसरा 23 सितंबर को। ठीक है, यानी कि यहाँ इक्विनॉक्स कहाँ पड़ रहा है, इक्विनॉक्स देखो ये पड़ा ऑटम इक्विनॉक्स और ये है वर्नल इक्विनॉक्स। ठीक है, यानी कि समर में पड़ रहा है तो दिस इज कैन बी कॉल्ड समर इक्विनॉक्स, और ये ऑटम में पड़ता है, यानी कि जब पतझड़ होता है तो इसको ऑटमनल इक्विनॉक्स कहा जाता है, और इसकी डेट है 22 से 23, 2 दिन, और ये 20 और 21, यानी कि जो मेन इक्विनॉक्स पड़ता है वो 21 को पड़ता है, और जो मेन इक्विनॉक्स है ये 23 को पड़ता है। यानी कि इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। जो धरती होती है वो उस दिन टिल्टेड नहीं होती, उस दिन सीधी होती है। ठीक है, टिल्टेड नहीं होती, सीधी होती है, इसीलिए दिन और रात बराबर होते हैं, और फिर धीरे 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 टिल्ट होने लगती है, फिर सीधी होती है, फिर टिल्ट होने लगती है, फिर सीधी होती है। तो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, जिससे मौसम बदलते हैं और दिन और रात होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं समर सॉल्स्टाइस की। सॉल्स्टाइस यानी कि जब इस दिन 21 जून, यानी कि इस दिन जो दिन होता है वो लॉन्गेस्ट डे होता है। सॉल्स्टाइस में क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे। ठीक है, सबसे लंबा दिन 21 जून को। और ये कब होता है, जब जो अर्थ होती है ना, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस तरीके से टिल्टेड होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, है ना, अर्थ घूम रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, ये वाला है नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर ऊपर है, तो ये देखो ये समर सॉल्स्टाइस पड़ रहा है, यानी कि लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट। इस दिन नाइट जो है वो शॉर्ट होती है, छोटी होती है। और इस दिन पता है जो दिन होता है कितने घंटे का होता है, 15 आवर्स, 15 घंटे का दिन होता है, 14 से 15 घंटे का। ठीक है, और यानी 10 घंटे की रात, तो रात छोटी हो गई, अदरवाइज रात बड़ी होती है। ठीक है, इस दिन क्या होता है, जो रेज हैं सन की वो डायरेक्टली पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा है, ये वाला सबसे ऊपर जो पड़ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सनरेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, इसीलिए ये सबसे ज्यादा हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट डे बन जाता है। ठीक है, areas near the pole receive less heat and the rays of the sun are slanting। देखो यहाँ पर जो रेज पड़ रही हैं ये स्लांट है कि डायरेक्ट है, स्लांट रेज पड़ रही है ना, है ना, ये वाली रे स्लांट पड़ रही है, ये वाली रे डायरेक्ट पड़ रही है। तो यहाँ पर जहां पर स्लांट रेज पड़ती हैं वो एरियाज क्या करते हैं, वो कम हीट ऑब्जर्व करते हैं, मतलब पाते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ पोल इंक्लाइन टुवर्ड द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। यानी कि फिर से सूरज बनाते हैं। ठीक है, और ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और ये जो अर्थ है ये टिल्टेड है, अब इस तरफ टिल्ट हो गई है। ठीक है, इसका मतलब ये है, तो ये क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर, या फिर इसको बोलेंगे साउथ पोल। ये क्या है, नॉर्थ पोल। ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। ठीक है, और ये वाला सदर्न हेमिस्फेयर है। ये चीजें समझ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो आर्कटिक एरिया है, ये वाला आर्कटिक ओशन है ना, आर्कटिक सर्कल कहा जाता है इसको, ओशन भी है सर्कल भी है। तो ये वाला जो एरिया है ये ज्यादा हीट रिसीव करता है। तो यहाँ पर अब देखो ये वाला एरिया तो दूर हो गया ना धूप से, यहाँ पर सन रेज से ये दूर हो गया। अब दूर हो गया तो यहाँ पर क्या है, सनलाइट पहुंच ही नहीं पा रही है, डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, जब ये वाला एरिया इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है तो यहाँ पर 6 महीने तक सुबह रहती है, यानी कि सन रेज आपको हमेशा यहाँ पर दिखती हैं। ठीक है, कौन से एरिया में, इस वाले एरिया में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर।
और जहां पर हमेशा 6 महीने तक सुबह रहती है वो वाला एरिया कौन सा है? ये वाला, ये वाला। समझ रहे हो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आर्कटिक सर्कल। ठीक है भाई, समझ गए सभी? चलो आगे चलते हैं। Since a large portion of northern hemisphere is getting light from the sun this summer in the region of the north equator. अब यहाँ पर ये वाला एरिया क्या है? लार्ज सनरेज रिसीव कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? समर। क्या है? समर, यानी कि गर्मियां, है ना? क्या हो गई? गर्मी हो गई ना। और यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर चल रहा है विंटर, यानी कि सर्दियां। ठीक है, समझ आया? Southern hemisphere experience winters while it is away from the sun, and the northern hemisphere receives the more heat and hence it experience summers because it is nearest to the sun rays and receive the more than यानी large number of rays from the sun. ठीक है, आगे चलते हैं। हो गया ये? Longest day and the shortest night कब है? longest day and the shortest night 21st जून को। At these places occurs on 21st June. At this time in southern hemisphere all the condition are reversed, यानी कि यहाँ पर विंटर सीजन चल रहा होता है। यहाँ पर जो नाइट्स होती है वो लॉन्ग होती हैं और डेज छोटे होते हैं। ठीक है, और फिर उल्टा कर दो। मान लो ये ऐसे हो गया, तो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री। ठीक है, यहां से बना दिया सूरज। अब यहाँ पर धूप ज्यादा मिल रही है, यहाँ पर धूप ज्यादा मिल रही है ना, इसको धूप कम मिल रही है, तो यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गई? सर्दियां हो गई। यहाँ पे क्या हो गई? गर्मियां हो गई है। अच्छा, हमारे यहाँ पे दिसंबर में ठंड पड़ती है ना, दिसंबर में क्रिसमस आता है, तो हमारे यहाँ पे क्रिसमस यानी कि 25 दिसंबर को क्रिसमस हमने सेलिब्रेट किया। 25 दिसंबर यहाँ भी है, लेकिन आयरॉनिकली यहाँ पर एक आयरनी है, वो ये कि जब हम ठंड में क्रिसमस मनाते हैं तो यहाँ पर लोग, यहाँ पर कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में लोग गर्मियों में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है ये सन की तरफ टिल्टेड है। ठीक है, विंटर सॉल्स्टाइस, समर सॉल्स्टाइस पढ़ लिया हमने, जिसमें क्या जो डे होता है वो लॉन्गेस्ट होता है। विंटर सॉल्स्टाइस यानी कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट नाइट की बात करेंगे, और वो क्या होगा? शॉर्टेस्ट डे। समझ गए? यहाँ पे लॉन्गेस्ट नाइट, शॉर्टेस्ट डे। ये कब होता है? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को ये रहा विंटर सॉल्स्टाइस। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर जो सनरेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव कर रहा होता है, तो उस दिन यहाँ पर लॉन्गेस्ट डे, लॉन्गेस्ट नाइट हो जाती है। ठीक है, सेम उल्टा पुल्टा सब उल्टा चल रहा है, जो ऊपर है कुछ दिनों बाद नीचे होगा, नीचे होगा कुछ दिनों बाद ऊपर होगा। As the sun rays falls vertically on the tropic of Capricorn, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो सनरेज है वो वर्टिकली पड़ती है, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, तो लार्ज पोर्शन ऑफ दी सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, है ना? यहाँ पे जो लार्ज पोर्शन है सदर्न हेमिस्फीयर का, उसको लाइट मिलेगी। देयरफॉर इट्स समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जो कि मैंने देखो यहाँ बताया, यहाँ पे क्या है? यहाँ गर्मियां आ गई है ना, और यहाँ पर ठंड आ गई है। ये वर्टिकली यानी कि ये जो एरिया है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है, वो वर्टिकली सनरेज रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? गर्मी है, समर्स हैं। ठीक है, नाइट छोटी है और डे लॉन्गर है। और फिर अगर उसको उल्टा कर दो तो फिर ऊपर गर्मी आ जाएगी, नीचे ठंड हो जाएगी। ठीक है, सेम प्रोसेस चलता रहता है। चलो भाई, यहाँ पर ये जो हमारा लेसन है खत्म हो गया। बहुत मजेदार था, बहुत अच्छा था, बहुत नॉलेजेबल था। ठीक है, बहुत सारी अच्छी चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए और जो आप अपने आगे आने वाली क्लासेस में भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और खूब अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।